हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लो बिटवीन्स में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज मैं आपके सामने आया हूं एक नया सब्जेक्ट लेकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का रिवीजन सेशन ही रहने वाला है, जिसमें पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ये सिलेबस जो बताने लगा हूँ, अगर ये आपके पास है सिलेबस में, तो आप इस सेशन को ले सकते हो, आपको बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, प्रॉपर्टी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या है। फिर हम आएंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके काइंड्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं। फिर हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, कैसे बर्न कन्वेंशन, कैसे पेरिस कन्वेंशन, ट्रिप्स एग्रीमेंट, WTO, गैट, ये सारा हम कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे। फिर हम देखेंगे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से डील करने वाले। फिर हम बेसिकली इंडिया में आएंगे और इंडिया के हम कुछ लॉज को पढ़ेंगे। हम कॉपीराइट एक्ट 1957 को पढ़ेंगे, हम लोग ट्रेडमार्क एक्ट 1999 को पढ़ेंगे, हम लोग पेटेंट एक्ट 1971 को पढ़ेंगे। ये तीन हमने कॉपीराइट, पेटेंट और साथ में जो हमारा ट्रेडमार्क है, ये कवर करने हमने। आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कवर नहीं करेंगे, हम लोग डिज़ाइन जो एक्ट है 2000 का, उसे कवर नहीं करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज का ये सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाद की बात है, पहले प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका मीनिंग, इसका ओरिजिन, इसकी डेफिनेशंस देखेंगे। जब हमें प्रॉपर्टी समझ आ गई कि प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमें उसके बाद अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगा। तो मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी में आप ये लिख सकती हो कि प्रॉपर्टी मीन्स एनीथिंग विच एग्जिस्ट सराउंडिंग अस। जो चीज़ भी हमारे आसपास है वो प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने नज़र पड़ रही है, वहाँ टेबल है, ये प्रॉपर्टी है। वहाँ पे अलमारी है, ये प्रॉपर्टी है। वहाँ पे बेड है, ये प्रॉपर्टी है। वहाँ पे बैग है, ये प्रॉपर्टी है। वहाँ पे बॉक्स है, ये प्रॉपर्टी है। जो भी चारों तरफ हमें देखने को मिलता है, वो किसी न किसी प्रकार से हमारा जो है प्रॉपर्टी ही होती है। ये बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। आप इंट्रोडक्शन में ये बात लिख सकती हो। देखो, मैं जो बातें बोल रहा हूँ, वो बातें आपके आंसर को लेंथी करेंगी, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, वो आपने लिखना है कि द वर्ड प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन न्यूमेरस सेंस, in numerous senses, in general. Generally, everything whatever surrounding us is the property, and property consists of चारों तरफ क्या पाया जाता है हमारे, property consists land, building, any movable property, any immovable property, सारी बातें आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब ओरिजिन की बात करूँ तो ये जो टर्म प्रॉपर्टी है, ये लैटिन वर्ड प्रोप्रिएटरी से लिया हुआ है। प्रोप्रिएटरी और फ्रेंच वर्ड प्रॉपर्टी के इक्विवेलेंट है, जिसका मतलब होता है थिंग विच इज़ टू बी ओन्ड। एक ओनरशिप इस्टेब्लिश करने वाली चीज़, जिस चीज़ पर आप अपनी ओनरशिप इस्टेब्लिश कर सकते हो, जिस चीज़ को आप ओन कर सकते हो, वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो प्रॉपर्टी मीन्स दिस टर्म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रोप्रिएटरी एंड फ्रेंच इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज विच मीन्स अ थिंग ओन्ड। ये आप ओरिजिन में ये बात लिख सकते हो। अब अगर मीनिंग की बात करूँ कि प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म प्रॉपर्टी, तो जनरली प्रॉपर्टी मीन्स एनी फिजिकल और वर्चुअल एंटिटी, या तो फिजिकल एंटिटी या तो वर्चुअल एंटिटी ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल। तो कोई भी चीज़ जो या तो फिजिकल है, जैसे ये बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, बिल्डिंग हो गई, फिजिकल दिखाई दे रही है हमें ना, या वर्चुअल है, वर्चुअल जो आपको फिजिकल दिखाई नहीं देती है, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, आपका नॉलेज हो गया, जो चीज़ें आपको फिजिकली दिखाई नहीं देती हैं। तो कॉपीराइट का मतलब है चाहे फिजिकल चीज़ें जो आपको दिखाई देती हैं, चाहे वर्चुअल चीज़ें जो आपको दिखाई नहीं देती हैं, पर उनके ऊपर हम अपनी ओनरशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो व्हाट इज प्रॉपर्टी? बेसिकली प्रॉपर्टी मीन्स एनीथिंग विच यू कैन ओन, anything over which ownership can be established, anything which can be owned by individual. It can be either physical thing or it can be either virtual thing. ये कुछ भी हो सकती है, ये आप मीनिंग में लिख सकते हो। अब डेफिनेशंस की बात करूँ, प्रॉपर्टी को ही पढ़ रहे हैं अभी तक हम,
डेफिनेशन की बात करूँ तो साल्मर हमारे एमिनेंट जुरिस्ट हुए हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी में 3 तरीकों से प्रॉपर्टी को डिफाइन करने की कोशिश करी है। इन्होंने बोला है प्रॉपर्टी का मतलब है, प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें क्या आता है, या तो ऑल लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, अगर मैं बोल रहा हूँ ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसका मतलब आपको उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लीगल राइट्स मिलेंगे। साल्मर ये बात बोलते हैं, साल्मर की थ्योरी है कि प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ऑल लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन। सेकंड, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रोप्रेटरी राइट्स, नॉट अ पर्सनल राइट्स, प्रोप्रेटरी राइट्स, प्रॉपर्टी का मतलब है कि उसके साथ आपको बहुत सारी प्रोप्रेटरी राइट्स मिलेंगे। और तीसरा साधारण बोलते हैं प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, राइट्स ऑफ ओनरशिप इन मटेरियल थिंग, और आप प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हो, ओनरशिप इस्टेब्लिश कर सकते हो मटेरियल चीज़ों में। देखो यहाँ पे साल्मर ने बेसिकली 3 प्रकार से प्रॉपर्टी को डिफाइन करने की कोशिश करी है। साल्मर बोलते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं ये प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी में 3 चीज़ें आएंगी। क्या चीज़ आएगी, पहले तो प्रॉपर्टी में आपको लीगल राइट्स आएंगे बहुत सारे आपको, दूसरा प्रॉपर्टी में आपको प्रोप्रेटरी राइट्स आएंगे, तीसरा प्रॉपर्टी में आपको राइट ऑफ ओनरशिप आएगी इन मटेरियल थिंग, मटेरियल थिंग में आपकी ओनरशिप है, ये राइट भी आपको मिलेगा। ये साल्मर बोलना चाहते हैं। ये साल्मर की डेफिनेशन आप एज इट इज नहीं लिख के आओ तो कोई दिक्कत नहीं, हमें वर्ड याद रखने हैं कि साल्मर ने बोला इन तीनों में से कोई ना कोई चीज़ होगी तो प्रॉपर्टी वो मानी जाएगी, या तो आपको लीगल राइट्स मिल रहे हैं उसमें, या प्रोप्रेटरी राइट्स मिल रहे हैं उसमें, या ओनरशिप इन मटेरियल थिंग्स मिल रही है आपको। अब बेंथम क्या बोलते हैं, बेंथम बड़ी नैरो डेफिनेशन देते हैं, बड़ी संकीर्ण डेफिनेशन देते हैं। बेंथम बोलते हैं कि प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट अलोन, केवल मटेरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया है बेंथम ने कि मटेरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑनरशिप इस्टेब्लिश करनी आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है। इसने वर्चुअल के बारे में बात ही नहीं करी, इसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात ही नहीं करी। बेंथम ने बोला प्रॉपर्टी का मतलब है मटेरियल चीज़ों पे अपना स्वामित्व इस्टेब्लिश करना। इसके अलावा हम 3 डेफिनेशन और पढ़ेंगे या 2 डेफिनेशन वो भी देखेंगे, वो डेफिनेशन और भी इंपॉर्टेंट है, वो लॉज में प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करी गई है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में, वो देख लेते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन सी ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 बेसिकली पहले लोग क्या करते थे, पैसे पे करके किसी और के नाम पर प्रॉपर्टीज़ ले लेते थे, कंसिडरेशन कोई और पे करेगा और प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे और किसी और व्यक्ति के नाम पे ले लेंगे, वो होती थी बेनामी ट्रांजैक्शन। पर अब इस एक्ट ने उन ट्रांजैक्शंस को प्रोहिबिट कर दिया है। तो सेक्शन 2C क्या बोलता है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट का, कि प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल, एंड इंक्लूड्स एनी राइट्स और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का मतलब है किसी प्रकार की प्रॉपर्टी से, चाहे वो अचल है, चाहे वो चल संपत्ति है, चाहे वो टेंजिबल है, चाहे वो इनटेंजिबल है, और प्रॉपर्टी में हमारे बहुत सारे राइट्स भी आ जाएंगे जो उस प्रॉपर्टी को लेकर होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे हमें 2-3 आंसर मिल गए प्रॉपर्टी के टाइप्स को, टाइप्स भी हमें यहाँ पे, अगला टॉपिक वही है ना काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, तो यहाँ से क्लियर हो गया हमारे काइंड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, 4 काइंड्स तो यहीं से क्लियर हो गए। 4 काइंड्स तो आपके यहीं से क्लियर हो गए। अब देखो स्टूडेंट्स, आगे एक केस हुआ था आर.सी. कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 में। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी को डिफाइन किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रॉपर्टी का मतलब केवल एक कॉर्पोरियल चीज़ों से नहीं होता है, जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, वो तो प्रॉपर्टी मानी जाती है, लेकिन आपकी जो इनकॉर्पोरियल चीज़ें हैं, इनकॉर्पोरियल मतलब इनटेंजिबल, मतलब जो आपकी माइंड से बनाई जाती हैं, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, नाउ हाउ, ये जो आपकी दिमाग से बनने वाली चीज़ें हैं, ये भी आपकी प्रॉपर्टी ही मानी जाएंगी। आर.सी. कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब काइंड्स क्या होते हैं प्रॉपर्टी के, तो प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल और इट कैन बी इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी जनरली वो प्रॉपर्टी है जो मूव हो सकती है, जैसे हमारे टेबल है, फ्रिज है, गाड़ी है, ये मार्कर है, बोर्ड है, ये सारा मूवेबल तो है, बिकॉज इट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंसेस। सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 ऑफ जनरल क्लोजेज एक्ट, जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 है जो जनरल क्लोजेज एक्ट का। जनरल क्लोजेज एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें हर डेफिनेशन को दिया होता है, हर टर्म को डिफाइन किया होता है। जो टर्म आपको कहीं भी डेफिनेशन नहीं मिलेगी, उस टर्म की डेफिनेशन आपको जनरल क्लोजेज एक्ट में जरूर मिल जाएगी। तो 2 सब सेक्शन 36 क्या बोलता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है एवरी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसा बोलता है वो।
जो भी प्रॉपर्टी इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है। तो इमूवेबल क्या है, तो इमूवेबल के लिए आप सेक्शन 3 पढ़ लीजिए, किसका, टीपीए का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 3 पढ़ लीजिए। सेक्शन 3 टीपीए क्या बोलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ, थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, थिंग्स अटैच टू व्हाट इज रूटेड इन द अर्थ। क्या क्या होता है इमूवेबल, मतलब लैंड, आपकी लैंड है वो इमूवेबल है, बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है वो आपकी इमूवेबल है, थिंग्स अटैच टू अर्थ, जो चीज़ें आपने धरती के साथ गाड़ दी, पोल गाड़ दिए, लैंड की दीवार गाड़ दी, पिलर गाड़ दिए, वो सारा इमूवेबल बन जाएगा। थिंग्स अटैच टू व्हाट यू हैव इम्बेडेड इन द अर्थ, जो आपने अर्थ में इम्बेड किया है नीचे, उसके साथ जो अटैच कर दिया बाद में, वो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। जैसे आपने दीवार बनाई घर की, उस दीवार को आपने कहाँ किया, उस दीवार को आपने बेसिकली क्या किया, आपने दीवार बनाई और उस दीवार को आपने धरती से ऊपर उठाया, धरती में वो दीवार नीचे है, तो जब धरती से नीचे वो दीवार है तो अब इस दीवार के ऊपर जो भी आप लगाओगे, खिड़की लगाओगे, दरवाजा लगाओगे, वो भी इमूवेबल बन जाएगा। ये सारी डेफिनेशन आपकी टीपीए में दी हुई है, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद कर सकते हो कि जो प्रॉपर्टी मूवेबल नहीं होती वो इमूवेबल होती है। Movable property generally means what can move from one place to other place without any hindrance easily, and immovable which is difficult to move like land, building, etc. सेकंड, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अभी टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल मतलब जो आप टच कर सकते हो, गोल्ड हो गया आपका, ये मेरा बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, बेड हो गया, टेबल हो गया, खिड़की, जो आप टच कर सकते हो वो टेंजिबल है आपकी, लैंड होगी, बिल्डिंग होगी। और इनटेंजिबल जो आप टच नहीं कर सकते, जैसे आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उसमें लिखे हैं पैसे 5 लाख, 5 लाख टच कर सकते हो आप, केवल 5 लाख लिखा हो तो उसकी वैल्यू 5 लाख की है। अगर चेक बनाया है 5 लाख का आपके नाम पे तो 5 लाख की उसकी वैल्यू है, आप उस 5 लाख को टच नहीं कर सकते, तो वो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा आपका। अब आता है अगला, पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ओनरशिप के बेस पर प्रॉपर्टी या तो पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है। पब्लिक प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंटल प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टी होती है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो प्राइवेट ओन्ड प्रॉपर्टी होती है, एक व्यक्ति की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको पब्लिक यूज़ कर सकती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्राइवेट ओनर की परमिशन के बिना कोई और यूज़ नहीं कर सकता। प्राइवेट पर्सन की अगर परमिशन ना ली जाए और कोई व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी में घुस जाता है तो वो ट्रेसपास बन जाता है। तो ये बातें सारी आप यहाँ पे लिख सकते हो, काइंड में समझ आ गए। जो टेंजिबल इनटेंजिबल है, इसमें इसको हम कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। कॉर्पोरियल मतलब जो टच की जा सकती है, जो टेंजिबल है, और इनकॉर्पोरियल मतलब जो टच नहीं करी जा सकती, मतलब इनटेंजिबल है। जैसे कॉपीराइट आपका, ट्रेडमार्क आपका, पेटेंट आपका, जो अभी हम पढ़ेंगे वो सारा इनटेंजिबल में आ जाता है। तो अब हम लोग बेसिकली हमने प्रॉपर्टी देख लिया, कंसेप्ट देख लिया, मीनिंग, डेफिनेशन, ओरिजिन देख लिया। अब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुई, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की नीड क्या है, व्हाई वी आर प्रोटेक्टिंग दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्यों आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए लॉज बना रहे हो, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपके इंटेलेक्ट, आपके विजडम से क्रिएट करी जाती है। इट्स द क्रिएशन ऑफ intellect or wisdom. When you create something by applying your mind, it means it's your intellectual property. When you create something by applying your wisdom, you applying your mind, applying your thinking, applying your ideas, आप अपने दिमाग का यूज़ करके, मेंटल लेबर का यूज़ करके कुछ चीज़ क्रिएट करते हो तो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोला जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो ये इंटरनेशनल लॉ में भी रिकॉग्नाइज्ड है और नेशनल लॉज में भी रिकॉग्नाइज्ड है। केवल इंडिया में ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मान्यता ऐसा नहीं है। जो प्रॉपर्टी आपके माइंड से क्रिएट करी जाती है, जैसे कि आपकी जो है, आपकी बुक लिख दो अपने आइडिया से, कोई फार्मूला बना दो, आप कोई गाड़ी बना दो, आप कोई ऐसा मशीन बना दो कि पोल्यूशन खत्म हो जाए, कुछ भी आप अपने माइंड का यूज़ करके क्रिएट कर रहे हो तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है। और इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को केवल नेशनल लॉ में ही प्रोटेक्ट नहीं किया गया, इंटरनेशनल लॉ में, इंटरनेशनल लेवल पे वेरियस कंट्रीज़ ने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और एक कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आपका पेटेंट, ट्रेडमार्क, आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सारे आ जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड इट कैन बी ऑफ कॉपीराइट।
कॉपीराइट में बेसिकली आपका लिटरेरी, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक, सिनेमाटोग्राफिक ये सारा काम आ जाएगा। आप कोई आर्ट करते हो, आप कोई बुक लिखते हो, कोई आंसर लिखते हो, क्वेश्चन पेपर लिखते हो, आप कोई फिल्म बनाते हो, कोई सिनेमाटोग्राफी फिल्म, कोई ड्रामा करते हो, तो वो सारा कॉपीराइट में आ जाएगा आपका, वो उसके ऊपर आप कॉपीराइट ले सकते हो। और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइप है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, जिसमें आपका कॉपीराइट भी आ जाएगा, पेटेंट भी आ जाएगा, ट्रेडमार्क भी आ जाएगा। अब मीनिंग अभी हमें सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और चीज़ें समझ आएंगी बहुत सारी। आपको इंटरनेशनल कन्वेंशन पढ़ने को मिलेंगी, आपको नेशनल लॉज पढ़ने को मिलेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप सारा लिख सकते हो कि फॉर प्रोटेक्शन ऑफ this copyright many conventions have been held under international level and efforts are also made by the Indian government. Indian government has passed the Copyright Act 1957, Trademark Act 1999, Patent Act 1972। मतलब ये बातें सारी आप स्टूडेंट्स लिख सकते हो इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो आप आगे पढ़ोगे। इसमें कोई बात नहीं है कि आपने ये लिखना है ये नहीं लिखना है। अब मीनिंग की बात कर लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली टू टर्म से बना हुआ वर्ड है। एक है इंटेलेक्चुअल और दूसरा है प्रॉपर्टी। एक है इंटेलेक्चुअल, दूसरा प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल का मतलब समथिंग विच इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द इंटेलेक्ट, बाय यूजिंग द माइंड, बाय यूजिंग द विजडम, बाय यूजिंग द mental labor. If you create something by applying your mind, it means you are using your intellect, and this is your intellectual. And property means which can be owned as something which is of value, जो वैल्यू की है, जिसको ओन किया जा सकता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसी वैल्यूएबल चीज़ है जिसको आप अपना माइंड अप्लाई करके बनाते हो, जिसके लिए आप अपना माइंड यूज़ करते हो, विजडम यूज़ करते हो, मेंटल लेबर यूज़ करते हो, फिर उसको बनाते हो। ये हर कोई व्यक्ति नहीं बना सकता। आप अपना दिमाग यूज़ करोगे तो आप बनाओगे, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। मैं उसे फिर कॉपी नहीं कर सकता, मैं उस चीज़ को अपना नाम लेकर नहीं दिखा सकता। आपने कोई रिसर्च करी, कोई बुक लिखी, कोई आर्टिकल लिखा, तो मैं अब उस आर्टिकल को अपना आर्टिकल बना के नहीं लिख सकता, मैं आपको कॉपी नहीं कर सकता। दिस इज बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ माइंड बाय यूजिंग द मेंटल लेबर। व्हेन यू क्रिएट समथिंग बाय यूजिंग योर माइंड, व्हेन यू क्रिएट समथिंग by using the mental labor, it means it is your intellectual property। अब हमने मीनिंग भी देख लिया और इंट्रोडक्शन भी देख लिया। अब हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स क्या क्या होती हैं, कितने प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहला टाइप है आपका कॉपीराइट। सबसे पहला टाइप जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के स्टूडेंट्स वो है कॉपीराइट। कॉपीराइट की बात करूँ तो कॉपीराइट का सिंपल सा मतलब होता है कि आपका राइट किसी चीज़ को कॉपी करने का। आपका राइट, जिसका कॉपीराइट होगा वही चीज़ को कॉपी कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और इसका एक और मतलब आ जाता है आपका, कॉपीराइट का मतलब है कि दूसरों को अपनी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करने से रोकने का राइट, ये भी इसमें आ जाता है। तो देखो ध्यान से, कॉपीराइट जो है बेसिकली आपको लिटरेरी, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, सिनेमा, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफ या फिर आपका साउंड रिकॉर्डिंग, इन सभी में मिलता है। तो कॉपीराइट आप या तो कोई बुक लिखते हो, लिटरेरी काम आप कुछ करते हो, आप कोई बुक लिखते हो, रिसर्च पेपर लिखते हो, आर्टिकल लिखते हो, तो उसके ऊपर आपका अपना कॉपीराइट हो जाता है। और आपका कॉपीराइट हो जाता है मतलब कोई दूसरा बंदा आपको कॉपी नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के। आपका कॉपीराइट हो जाता है मतलब आप अपनी इच्छा से उसका यूज़ कर सकते हो। ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, कॉपीराइट एक्ट जब पढ़ेंगे तो इसको कवर करेंगे अच्छे से। आर्टिस्टिक, कोई आर्ट का काम आप करते हो, ड्रामेटिक काम कोई करते हो, सिनेमाटोग्राफी फिल्म कोई बनाते हो, आप फोटोग्राफ कोई लेते हो, साउंड रिकॉर्डिंग करते हो, ये सारी चीज़ें जो की जाएंगी तो इनके ऊपर आप कॉपीराइट अपना क्लेम कर सकते हो। इंडिया में कॉपीराइट को डील करने वाला एक्ट है कॉपीराइट एक्ट 1957। और इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो इंटरनेशनल लेवल में कॉपीराइट के रिगार्डिंग एक कन्वेंशन हुई थी, नाम था बर्न कन्वेंशन।
बर्न कन्वेंशन हुई थी 1880s के अराउंड, और वो बेसिकली बात करती थी इंटरनेशनल लेवल में कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करने की वेरियस लोगों के। अब दूसरा आता है हमारा दूसरा जो टाइप है कॉपीराइट का, सॉरी टाइप है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का टाइप है वो है ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क नाम ही बता रहा है, आप एक मार्क यूज़ कर रहे हो अपने ट्रेड में। तो जब भी कोई व्यक्ति ट्रेड करता है उसमें एक मार्क यूज़ करता है, मार्क जो है वो उसका लोगो भी हो सकता है ना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है वो LWT ये लोगो यूज़ कर रहा है तो ये उसका ट्रेडमार्क है। कोई व्यक्ति जो है वो G यूज़ कर रहा है तो उसका ट्रेडमार्क है। कोई व्यक्ति जो है वो LG यूज़ कर रहा है उसका ट्रेडमार्क है। कोई व्यक्ति जो है वो कोई भी एक मार्क यूज़ कर रहा है अपने बिजनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपने बिजनेस को डिस्टिंक्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज़ ट्रेडमार्क। तो जो ट्रेडमार्क होता है वो ऐसे तो बनता नहीं। अब हर एक कंपनी, हर एक फैक्ट्री, हर एक पर्सन, हर एक जो भी व्यक्ति है वो अपना माइंड अप्लाई करता है, दिमाग लगाता है, तभी अपना ट्रेडमार्क बनाता है। और दूसरा व्यक्ति सेम वैसा ट्रेडमार्क यूज़ करना शुरू कर दे जो किसी और ने बनाया, अपने दिमाग से सोचा। दूसरा व्यक्ति वैसा सिमिलर ट्रेडमार्क यूज़ करना शुरू कर दे उसका देखकर कि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है तो मैं भी ऐसे ट्रेडमार्क बना लेता हूँ, तो इससे क्या होगा, इसका मतलब होगा कि उसके ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। तो इंडिया में ट्रेडमार्क को डील करने वाला जो एक्ट है वो है ट्रेडमार्क एक्ट 1999। इंडिया में ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है। और इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिज़ाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इन सभी के लिए एक इकट्ठी कन्वेंशन हुई थी, वो मैं लास्ट में बता दूंगा। जैसे कॉपीराइट के लिए बर्न कन्वेंशन हुई तो इन सभी के लिए पेरिस कन्वेंशन हुई थी। बेसिकली पेरिस कन्वेंशन, पेरिस फ्रांस में है, पेरिस कन्वेंशन हुई थी। पेरिस कन्वेंशन में ट्रेडमार्क की बात भी करी गई थी, पेटेंट की भी, डिज़ाइन की भी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की भी, तो इनकी बात बेसिकली करी गई थी वहाँ पे। तो क्या हुआ, कॉपीराइट भी लग गया था, हमें ट्रेडमार्क भी लग गया था। तीसरा पेटेंट, तो पेटेंट जो तीसरा टाइप है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, पेटेंट आपको मिलता है, यू कैन गेट द पेटेंट ऑन एनी न्यू प्रोसेस और इन्वेंशन। आपको पेटेंट मिलता है इन्वेंशन के ऊपर। अगर आपने कोई चीज़ इन्वेंट करी है, कोई नई चीज़ सोसाइटी में लेकर आए हो आप, तो मतलब आपको उसके ऊपर पेटेंट मिल जाएगा। पेटेंट हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता, पेटेंट केवल एक नई किसी चीज़ को इन्वेंट करने वाले व्यक्ति को मिलता है। उस चीज़ को के ऊपर एक नया कोई प्रोसेस व्यक्ति लेकर आता है तो उसको पेटेंट मिलता है। ऐसे हर किसी को पेटेंट कभी भी नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं कि जो पेटेंट है वो बेसिकली ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन, इन्वेंशन के ग्रांट किया जाता है। जनरली स्पीकिंग, अ पेटेंट प्रोवाइड्स द पेटेंट ओनर विद राइट टू डिसाइड हाउ एंड वेदर द इन्वेंशन कैन बी यूज बाय अदर्स। पेटेंट जो पेटेंट होल्डर है उसको राइट देता है कि वो डिसाइड कर सकता है कि मेरी जो इन्वेंशन है वो कौन यूज़ कर सकता है, कितने एक्सटेंट तक यूज़ करी जा सकती है। अब चौथा जो पॉइंट है वो डिज़ाइन। अब आपको पता है कि गाड़ियों के जो इंडस्ट्रियल प्लांट होते हैं उसमें बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं। अब एक कार का डिज़ाइन ऐसे हो सकता है, एक कार का डिज़ाइन जो ऐसे हो सकता है, बेसाब डिज़ाइन हो सकते हैं। जो डिज़ाइन होते हैं वो डिज़ाइन बनाने वाले व्यक्ति का उसके ऊपर राइट हो जाता है। कोई सेम वैसा डिज़ाइन बनाकर अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। और मान लो किसी ने बोतल की शेप ये रखी, अपनी बोतल की शेप ये रखी, ऐसे कोई बोतल बना दी, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसकी जैसी बोतल फिर बना नहीं सकता कि वो बोतल उसने अपनी डिज़ाइन को रजिस्टर करवा लिया है। मतलब बोलने क्या हुआ, डिज़ाइन इज बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच इज़ क्रिएटेड फॉर यूजिंग इन द इंडस्ट्रियल प्लांट, जो इंडस्ट्रियल प्लांट में यूज़ करने के लिए क्रिएट करी जाती है। अब लास्ट आता है पांचवा आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन नाम क्या बताया, जियोग्राफी को इंडिकेट करने वाला कुछ चीज़। तो जियोग्राफी को इंडिकेट करने वाले क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस होते हैं जो जियोग्राफी के बेस पे पहचाने जाते हैं और उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। जैसे उड़ीसा का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे उड़ीसा का रसगुल्ला, क्या लिखा हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन बेसिकली इज यूज्ड, it is basically an indicator used on product having a specific geographical origin and possess quality that exists due to their basic origin। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जियोग्राफी के बेस पे पहचानी जाती हैं।
उड़ीसा का रसगुल्ला, या फिर और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपको मैं बताता हूँ आपको, जैसे बनारस की साड़ियाँ। तो कुछ एक प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो एक जियोग्राफी से जाने जाते हैं। तो वही चीज़ सेम कोई और व्यक्ति अपने पास शुरू कर दे बेचना और बोले कि ये तो मेरा अपना जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, वहाँ मतलब उड़ीसा का पतीसा, उड़ीसा का रसगुल्ला है, और हिमाचल प्रदेश में कोई व्यक्ति रसगुल्ला बनाता है, बोलता है उड़ीसा का रसगुल्ला। तो मतलब वो एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन यूज़ कर रहा है बिना परमिशन के। अर्थात जब तक जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन है अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा व्यक्ति क्योंकि उस जियोग्राफिकल इंडिकेशन की वजह से प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है तो वो अपना नाम ही उस प्रोडक्ट के हिसाब से रख लेता है, तो ये फ्रॉड नहीं होगा कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा नहीं होगा। तो वही बोला होगा कि जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होती हैं वो जो गवर्नमेंट टैग देती है केवल वही यूज़ किए जा सकते हैं, दूसरी जियोग्राफी में वो यूज़ नहीं किए जा सकते। तो हमने अभी तक ये देखा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। अभी हम देखेंगे कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ और कैसे डेवलपमेंट हुई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो इंट्रोडक्शन में आप जो भी पहले मैंने बताया अभी तक आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंट्रोडक्शन, वो सारी आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक दो टर्म्स आपने नहीं लिखनी है, मतलब जो पीछे मैंने पढ़ाया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रोटेक्ट होती है, नेशनल प्रोटेक्शन भी इसको दी हुई है, कंट्रीज़ वेरियस कंट्रीज़ में इंटरनेशनल प्रोटेक्शन भी इसको दी हुई है। वो जो भी कहानियाँ सी पीछे मैंने पढ़ी वो तो आपने लिखनी है। आगे एक्स्ट्रा क्या आपने लिखना है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ड है ये पहली बार एक कन्वेंशन हुई थी, पेरिस कन्वेंशन 1883 में हुई थी ये। इसमें सबसे पहली बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लोगों की प्रोटेक्ट होनी चाहिए ऐसी बात रखी गई थी। 18वीं शताब्दी से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ज़्यादा डेवलप किया जाना शुरू हुआ, इसके प्रोटेक्शन को ज़्यादा महत्व दिया जाना शुरू हुआ। बाकी ये तो जो दो बातें मैं लिखी हैं वो हिस्ट्री के संदर्भ में लिख दी हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ड पहली बार पेरिस कन्वेंशन में यूज़ हुआ और 18वीं शताब्दी से लगातार ये डेवलप होता रहा। लेकिन जो इसके अलावा इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें आप वो सारी बातें लिख सकती हो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है creation of mind, or you create something by using your mind, your mentally, your wisdom, and it's a property which is created by a person with his efforts, not copied by other person। ऐसी बातें आप लिख सकते हो। Intellectual property is protected not only at national level but also at international level. Steps have been taken by various countries of the world to protect the intellectual property of everyone। ये बातें आप सही लिख सकते हो यहाँ पे। अब अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो मैंने एक डायग्राम सा बनाया हुआ, डायग्राम मतलब आप बोल सकते हो कि इस प्रकार से आप पेपर में लिख सकते हो कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट हुआ, क्या इसका ओरिजिन था, आप ये बोल सकते हो, या कैसे इसको इवॉल्व किया गया, इवोल्यूशन कैसे हुआ इसका, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लगातार डेवलप होती है, डेवलपमेंट। तो क्या लिखा जाएगा इसमें, सबसे पहले जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेवलपमेंट की बात आती है सबसे पहले क्या हुआ था, एक पेरिस कन्वेंशन हुई थी 1883 में फ्रांस पेरिस में, जो बेसिकली बात करती थी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की। मतलब जो 1883 में पेरिस कन्वेंशन हुई थी उसमें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात करी हुई थी। आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, फिलहाल ये समझ लो आप। उसके बाद अगला जो स्टेप इसके डेवलपमेंट के लिए उठाया गया, एवोल्यूशन के लिए उठाया गया, वो थी बर्न कन्वेंशन ऑफ 1886। 1886 में बर्न कन्वेंशन हुई। उसके बाद यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952 आई, रोम कन्वेंशन 1961 आई, विपो कॉपीराइट ट्रीटी 1996 में साइन करी गई, और भी बहुत सारी कन्वेंशन और ट्रीटीज हुई जिसके अंतर्गत ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी उसको ओरिजिनल भी किया गया, उसकी डेवलपमेंट भी हुई। ये सारी बातें आप इसमें लिखोगे। अब हम इस हिस्ट्री को एक एक करके आगे पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करूं तो सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे जब इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज़ शुरू हुई थी, इसकी प्रोटेक्शन की बात करना शुरू करी थी, तो वो थी पेरिस कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन 1883 में ये हुई। 1883 में जब कन्वेंशन हुई तो इसमें बेसिकली बात करी गई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ट्रेडमार्क, पेटेंट को प्रोटेक्ट करने की बात सबसे पहले पेरिस कन्वेंशन में करी गई थी। इस पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत अबाउट 11 एग्रीमेंट्स बने
और उन 11 एग्रीमेंट्स में बात करेगी ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करने की, पेटेंट्स को प्रोटेक्ट करने की, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस को प्रोटेक्ट करने की। मतलब बोलना है क्या हुआ कि जो पेरिस कन्वेंशन थी 1883 की, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप एट इंटरनेशनल लेवल व्हेन द इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टार्टेड टू थिंक अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, and they focused on industrial intellectual property. They did not give any importance on the copyright, literary, artistic, dramatic work. इन्होंने लिटरेरी, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक वर्क जो कॉपीराइट होता है उसकी बात ही नहीं करी। इन्होंने केवल बात करी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की, और 1883 में इस कन्वेंशन को साइन किया गया था वेस्ट कंट्रीज के जरिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस 1883 वाली कन्वेंशन में इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की ही बात करी गई थी, कॉपीराइट, लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क की बात नहीं करी गई थी। तो इसीलिए बाद में 3 साल बाद 1886 में हुई बर्न कन्वेंशन। और जो बर्न कन्वेंशन हुई जो कि 1886 में हुई और 1887 में 1897 में इफेक्ट में आई, ये बेसिकली डील करती थी कॉपीराइट के साथ, ये डील करती थी ड्रामेटिक लिटरेरी वर्क के साथ। ये क्योंकि ऊपर के कन्वेंशन में बात की गई थी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी केवल, लेकिन कॉपीराइट को इग्नोर किया गया था। तो इस कन्वेंशन में, बर्न कन्वेंशन में कॉपीराइट को महत्व दिया गया। कॉपीराइट के रिलेटिंग जो राइट होते हैं, राइट लिटरेरी वर्क के रिगार्डिंग राइट, ड्रामेटिक वर्क के रिगार्डिंग राइट्स, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात इसमें करी गई। और एक और बात बोली गई कि जो कॉपीराइट मिलेगा वो लोगों को ऑटोमेटिक मिलेगा, इसके लिए किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। और मैंने कोई चीज़ लिखी है मेहनत से तो मेरे एक चीज़ को कोई कॉपी नहीं कर सकता। जरूरी नहीं है कि मैं जाकर रजिस्ट्रेशन ही करवाऊँ। अगर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता हूँ पर मेरी वो चीज़ है तो कोई कॉपी नहीं कर सकता। इसमें ये बात बोली गई। हम इन कन्वेंशन को आगे डिटेल में और पढ़ेंगे जब सेपरेट टॉपिक आपको पेपर में आता है। उसके बाद आगे आया यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन की बात की जाए तो पहली बात कॉपीराइट से डील करती थी। दूसरी बात 1952 में इसको साइन किया गया था, स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसको अडॉप्ट किया गया था। तो स्विट्जरलैंड जिनेवा में अडॉप्ट करी गई, 1952 में साइन करी गई। और ये जो यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन है इसको यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनेस्को, इसने इसको डेवलप किया। यूनिवर्सल